नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आया हूँ पे मैनेजर पर बिल ऑब्जेक्शन आते हैं। आजकल नए-नए साथी पे मैनेजर का उपयोग कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन की समस्याएँ ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कौन-कौन से ऑब्जेक्शन किस-किस कारण आते हैं, ये चीज़ और उनका समाधान कैसे किया जाए। दूसरी चीज़ कि ऑब्जेक्शन आने की समस्या ही ना हो, अर्थात ऑब्जेक्शन आए ही नहीं तो उससे पहले बिल बनाने से पहले या बिल बनाते समय किन चीज़ों की सावधानी रखें, उन चीज़ों पर और बिल के ऑब्जेक्शन को कैसे हटाएँ और यदि बिल ऑब्जेक्शन हटाने के बाद भी ऑब्जेक्शन आता है, तो उसका क्या समाधान किया जाए, इस पर चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए, मैं एल.आर. स्वामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम साथी करते हैं और फिर वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आता। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। पे मैनेजर पर जो बिल ऑब्जेक्शन आते हैं, उसके 2 प्रकार होते हैं। हालाँकि बहुत सारे साथी इन चीज़ों को जानते हैं, पर अधिकतर जो नए साथी जुड़ रहे हैं और जो सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, उनको ये समस्या आ रही है। तो ऑब्जेक्शन 2 तरह के हैं। अब 2 तरह के कौन-कौन से हैं? पहला तो है अवास्तविक ऑब्जेक्शन, दूसरा है वास्तविक ऑब्जेक्शन। और दोनों ही ऑब्जेक्शन में साथी परेशान होते रहते हैं कई बार। तो अवास्तविक ऑब्जेक्शन क्या है? आपको मैं समझाता हूँ। ये एक बिल का ऑब्जेक्शन है। अवास्तविक बता रहा हूँ मैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि अवास्तविक का मतलब क्या होता है। जब कोई साथी इसको खोल के देखता है और वह सोचता है कि मेरे तो कोई 3193 ऑब्जेक्शन आ गया। अब यहाँ पर पहले मैंने बताया कि अवास्तविक है, अर्थात ये ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको क्लियर कर दूँ मैं कि ये जो नीला बॉक्स है, ये ऑब्जेक्शन का बॉक्स नहीं है, ये है स्टेटस का। हमारे जो बिल की वर्तमान कंडीशन क्या है, उसका स्टेटस है, तो ये ऊपर तो है स्टेटस, फिर उसके बाद में आता है टोकन नंबर और ऑब्जेक्शन। अर्थात जो भी नीचे चीज़ें आएगी वो टोकन नंबर और ऑब्जेक्शन 2 चीज़ें शो होगी और अगर उस कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो उसकी डिटेल आपको शो में दिखाई देगी। तो ये ध्यान रखिए कि यदि ऑब्जेक्शन नहीं है तो टोकन नंबर तो जारी होंगे उस पर। तो ये जो 3193 है वो टोकन नंबर है। बहुत सारे साथी इस ऑब्जेक्शन के सामने ये आने की वजह से इसको ऑब्जेक्शन समझ लेते हैं और ये अवास्तविक ऑब्जेक्शन होता है। कभी-कभी होता क्या है कि ऐसा टोकन नंबर डलने के बाद 2, 4, 5 दिन, 6 दिन भी लग सकते हैं बिल पास होने में और वो ऑब्जेक्शन के चक्कर में परेशान रहते हैं जो बिल बनाते हैं। तो ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये इन प्रोसेस है, टोकन नंबर डल गया, आपका जब भी बिल बनेगा या फॉरवर्ड होगा या कंप्लीट होगा जो आरबीआई को और वहाँ से पास हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पास लिखा हुआ आ जाएगा या जो डीएससी जो होता है और उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो आ जाएगा। तो इस तरह का जब अगर दिखाई देता है जिन साथियों को तो वो ऑब्जेक्शन में बिल नहीं होता है, ये कोई बिल ऑब्जेक्शन नहीं है। बहुत सारे साथी इन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दें। तो जो बिल ऑब्जेक्शन का पहला प्रकार है कि वो बिल अवास्तविक ऑब्जेक्शन है, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे ट्रेजरी में फ़ोन करके या ग्रुप पे बहुत सारे ग्रुप हैं, उन पर मैसेज करके ये डालते रहते हैं कि ये आ रहा है, क्या करें? तो इस चीज़ को नकार दें, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन लिखा हुआ आता, तो ये जो ऑब्जेक्शन है उसके आगे लिखा हुआ आता, कुछ भी लिखा हुआ आता, लेकिन वहाँ ऑब्जेक्शन के आगे कोई शब्दों में या किसी और चीज़ लिखी हुई होती है। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसा ही एक ये दूसरा है, यहाँ भी ये देखिए स्टेटस में टोकन नंबर डला हुआ है और ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस चीज़ का जब भी केवल आपका टोकन नंबर ही शो होता है उस पूरी शीट पर, तो उसको ऑब्जेक्शन नहीं माने। वो 2-4 दिन हो सकता है, 2-5 दिन लेट हो जाए बिल, लेकिन वो पास हो जाएगा आपका। फिर भी आपके 5-7 दिन हो जाए तो आप एक बार कॉल करके कर लें कि सर बिल पास नहीं हुआ है, उसपे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, कोई समस्या है क्या? तो इस तरह से पहला ऑब्जेक्शन तो हमारा ये क्लियर हो गया कि ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब हमारा जो वास्तविक ऑब्जेक्शन है वो दूसरे नंबर का है। तो जो दूसरे नंबर का ऑब्जेक्शन होता है,
वो किन चीज़ों से हो सकता है? वो किसी का भी हो सकता है। आपकी बेसिक का हो सकता है, डीए का, एचआरए का, उसके अलावा जो भी अलाउंस है उनका, आरपीएमएफ का जो डिडक्शन है, जीपीएफ, एनपीएस, एसआई का, एसआईएल, एसआईआई, टैक्स का, एलआईसी, जीआईएस का, हितकारी का और अदर जो भी डिडक्शन है, उन सब में से किसी भी चीज़ का वो ऑब्जेक्शन हो सकता है। और जब ऑब्जेक्शन आएगा तो उस ऑब्जेक्शन में इस तरह से कोई भी इन मदों में से कोई एक मद के बारे में वो डालकर दे देंगे कि आपके जैसे एनपीएस का डिडक्शन है तो वो एनपीएस कर देंगे, कोई जीपीएफ का या एसआई का या डीए का या कोई भी ऑब्जेक्शन होगा तो उसमें ऑब्जेक्शन में इस तरह का कोई मद लिखकर दे देंगे, तो वह आपका वास्तविक ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि ये हाँ आपके उक्त चीज़ का ऑब्जेक्शन लगा है। इसके अलावा एरियर की बहुत सारी चीज़ें हैं, टीए का है, मेडिकल के बिल वगैरह, इनका भी ऑब्जेक्शन लग सकते हैं। तो ये दो प्रकार के आपके ऑब्जेक्शन हैं जो लगते हैं। पहला ऑब्जेक्शन तो भ्रम का ऑब्जेक्शन है कि हम उसको ऑब्जेक्शन समझकर परेशान होते रहते हैं, उसको छोड़ दें। वास्तविक ऑब्जेक्शन हमारा ये है। तो चलिए आगे हम इसको देखते हैं कि इसमें किस किस तरह से ऑब्जेक्शन होता है। जो आपके ऑब्जेक्शन आते हैं वो कौन कौन से ऑब्जेक्शन होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्शन है बजट संबंधी। होता क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे पास 4 लाख का बजट है और हमें 3,50,000 का बिल बनाना है, तो हमारे पास तो 50,000 एक्स्ट्रा और बचा हुआ है, तो हम तो आराम से 3.5 लाख का बजट वो बना देते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। और वहाँ से जब ऑब्जेक्शन लगता है कि बिल बजट अनसफिशिएंट, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपके बिल बनाने के बाद जो आईएफएमएस है वहाँ से आपकी राशि कहीं दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो आपका बजट कम पड़ जाता है। पहली शर्त तो ये है, तो वहाँ अपर्याप्त राशि हो जाती है आपके पास। दूसरी होती क्या है कि राज्य मद और केंद्र मद। यदि आपका जो बजट है वो आपने राज्य मद में जो है बजट है उसका बिल का वो राज्य मद में डाल रखा है और आपके पास पैसा केंद्र मद में है, तो जब आप उसको अगर फॉरवर्ड कर देते हो तो वहीं पर समस्या आ जाती है पहली। तो अगर हो भी जाता है तो आपके वहाँ पर जो ऑब्जेक्शन है वो लग जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप जिस हेड में है बजट उसी हेड में रखें। यदि ऊपर नीचे हो जाए तो जब बिल बनाएं तो उसी हेड का पैसा डालकर भेजें। दूसरी चीज़ एक ये आती है कि जैसे आपके पास दोनों हेड में बजट है, दोनों हेड में बजट होने के बाद जैसे मान लो कि सेंट्रल में कम बजट है, आपके 5,100 रुपये हैं, तो आपने जब बिल बनाया तो सेंट्रल के 5,100 रुपये काटे और बाकी के स्टेट फंड के काट दिए, और वहाँ से आपके वो ऑब्जेक्शन लग गया कि बिल जो बजट है सेंट्रल फंड का वो अनसफिशिएंट है। अब समस्या खड़ी होगी आपके पास, हालांकि ये फॉरवर्ड नहीं होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी समस्या ये खड़ी हो गई कि वो फॉरवर्ड नहीं होगा। पहली बार तो हो भी जाता है, तो वहाँ से ये समस्या आ जाती है। तो वो फॉरवर्ड नहीं हो रहा, आप ये सोच रहे हो कि ये फॉरवर्ड क्यों नहीं हो रहा। उसका मतलब है कि जब 5,100 रुपये आपके उसमें बजट में है तो वो 100 रुपये नहीं बोलता है वहाँ, वो राउंड अप 10 रुपये के राउंड में बोलता है। अगर वो 96 रुपये हैं, 5,096 रुपये भी हैं, तो वो 5,100 रुपये बताएगा आपको। तो हमेशा आप उसके 5 रुपये कम, उसमें 5 रुपये शेष छोड़कर बिल बनाते वक्त अगर पूरी पूरी राशि उठानी है तो उसमें से 5 रुपये कम करके डालो, या 10 रुपये कम कर दो आप तो सीधे ही। जैसे 5,090 रुपये उसमें ले लिए, 10 रुपये रह गए तो रह गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे आपका बिल जो है एक बार में ही फॉरवर्ड हो जाता है, बार बार वो अनसफिशिएंट बैलेंस नहीं बताता फॉरवर्ड करते टाइम भी। तो इन जो बजट संबंधी समस्या हैं वो आप हमेशा चेक कर लें एक बार। दूसरा है कारण कि रिपोर्ट जो डाउनलोड नहीं करते हैं या पूरी नहीं होती है, उसकी समस्या आती है। तो जैसे आपके 3 प्रकार की रिपोर्ट डाउनलोड होती है आजकल, डीडीओ फॉरवर्ड के बाद में रिपोर्ट डाउनलोड होगी, इनर आउटर शेड्यूल। हालांकि अगर पूरी नहीं होती है तो ये आगे नहीं जाता है, लेकिन आगे कभी कभी नए जो व्यक्ति है वो ये गलती कर देते हैं कि आपने 2 चीज़ें डाउनलोड कर ली और जब आप साइन करने जाओगे ट्रेजरी फॉरवर्ड से पहले तो वहाँ पर 2 ही वो दिखेंगे आपको बिल, और आप ये उस पर ध्यान नहीं देते हो और उन 2 को फॉरवर्ड कर देते हो। फिर आगे से ऑब्जेक्शन लगता है कि आपने शेड्यूल या आउटर या इनर नहीं भेजा या डाउनलोड नहीं किया, तो इस चीज़ की समस्या आ जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आप सब ने डाउनलोड कर लिया, उसकी संख्या ध्यान दे लें कि 3 डॉक्यूमेंट्स थे जो हम भेज रहे हैं और उसके साथ कोई अपलोड कर रहे हैं, तो उसकी संख्या का भी ध्यान दे लें ताकि उसका जो ऑब्जेक्शन है वो नहीं आए। अगला है
कि जो अधिकतर ऑब्जेक्शन आते हैं वो किसी कारण से आते हैं। जैसे कि मान लो आपके नियमों में संशोधन हो गया या कोई नए नियम आए, अपडेट हो गया, आपने उसके अनुसार बिल नहीं बनाया या कोई नया कार्मिक जोड़ा है तो उसका जो कोई डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं भेजा या कोई प्रमाण पत्र माँगा गया है तो वो साथ में नहीं लगाया, कोई कागज़ आपने देने थे वो नहीं दिए, कम दिए, ज़्यादा दिए उन संबंधी। इसके अलावा जैसे बेसिक है डीए, एचआरए, एनपीए, एसआईपी, एनपीएस, जीपीए, प्राण नंबर, जीआईएस, जीपीए, टैक्स, एलआईसी हितकारी, टीए, मेडिकल, अदर्स, ये हैं नए कार्मिक के इनके नंबर्स और इनका जो प्रथम आदेश है वो साथ में नहीं जाता है तो उस वजह से भी आपका जो ऑब्जेक्शन है वो बिल ऑब्जेक्शन हो जाता है। दूसरा, अगर ये अपडेट नहीं करते हो आप और पुराना चल रहा है नियम में परिवर्तन की वजह से ये अपडेट हो गया है तो उस वजह से भी आपका ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसका विशेष ध्यान रखें, जब बिल बनाएं तो इन चीज़ों को सभी को चेक कर लें आप। बिल बनाते वक्त अगर आपने हर चीज़, प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक चीज़ चेक कर ली तो आपके ये फ़ायदा रहेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि आप बिल बनाने से पहले एक चार्ट बना लें 1 पेज का, जिसमें आपके कार्मिक का आ जाए कि किसका कितना कटौती क्या कितना क्या है और उसके ग्रॉस और डिडक्शन और नेट से मैच कर जाता है तो आप मान लें कि हमारा काम हो गया, क्योंकि आपने उधर चेक कर लिया तो उसमें भी ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। तो जब आप अपलोड करो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि यदि कार्मिक नया है तो उसकी सभी चीज़ें जो भी वहाँ जोड़ी जाती है वो नवीन आएगी। जैसे यहाँ देखिए कि ये जो है ऑब्जेक्शन यहाँ आ रहा है इंश्योरेंस असिस्टेंट, अर्थात इंश्योरेंस से संबंधित जैसे एसआई है और जीपीए है, जीआईएस, इससे संबंधित आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाए या उसका नंबर अपडेट नहीं किया। जैसे कोई पहली बार आता है तो मार्च 2000 कुछ जो भी है सन वो लगा रहता है या 03 और 2000 कुछ ऐसे लगा रहता है। अगर वो सही अपडेट नहीं है तो ये ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। नंबर अपडेट नहीं किया और आपने बिल बना दिया तो ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। यदि आपने उसके प्रथम घोषणा पत्र है एसआई का या जीआई का वो अपलोड नहीं किया तो भी ये ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। तो आपके प्राण नंबर या जीपीए, एनपीएस, जीआईएस और जीपीएफ जो भी है उसके साथ में उसका घोषणा पत्र और उसके जो प्रथम घोषणा पत्र के साथ में उसका रिकॉर्ड भी उसको अपलोड करना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। जैसे ये इंश्योरेंस असिस्टेंट है तो यहाँ पर ये देखिए इंश्योरेंस असिस्टेंट ऑब्जेक्शन ये आया हुआ है। अब ये अगर इन्होंने अपलोड नहीं किया होगा या अपडेट नहीं किया होगा तो ये समस्या खड़ी हो गई। ऐसे ही दूसरा है कि इसमें देखिएगा कि ये इंश्योरेंस असिस्टेंट है, ऑब्जेक्शन है और एसआई दिया हुआ है, यहाँ एसआई भी दिया हुआ है। तो यहाँ दोनों ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर इंश्योरेंस असिस्टेंट ऑब्जेक्शन और एसआई भी शेड्यूल नहीं है मतलब यहाँ पर जो एसआई है उसका शेड्यूल नहीं आ रहा है क्योंकि इन्होंने नंबर अपडेट नहीं किए होंगे एसआई के, तो शेड्यूल उसमें अपडेट नहीं हुआ होगा। तो ये जो ऑब्जेक्शन है आने के कारण ये होते हैं। एक और देखिएगा ये ऑब्जेक्शन यहाँ ये हितकारी का ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, बिल इज ऑब्जेक्शन फॉर सिक्योरिटी। हितकारी का जो शेड्यूल है वो डाउनलोड नहीं किया होगा या उसमें कंप्लीट नहीं किया होगा तो इसका ऑब्जेक्शन आ गया। तो जब आप उसको कंप्लीट करते हो और देखते नहीं हो और गलतियां छोड़ देते हो तो ऐसी समस्या पैदा हो जाती है। अगला है कि जो पे मैनेजर की प्रणाली है उसके कारण भी ऑब्जेक्शन आते हैं। बहुत सारे नए साथी हैं, पुराने भी साथी हैं और समयाभाव के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। क्या क्या होती है? अंतिम कार्यावधि, कभी कभी क्या होता है कि हम बिल आखिरी दिन बनाते हैं और सर्वर पर लोड आ जाता है या उस पर काम ज़्यादा होता है तो हम जल्दबाजी में उस कार्य को करते हैं और वो फिर किसी कारण से ऑब्जेक्शन में आ जाता है। जल्दबाजी करने से भी आता है, सर्वर ज़्यादा व्यस्त होने से कुछ चीज़ें छोड़ जाती है अपलोड होने में या सर्वर और वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। पोर्टल पर परिवर्तन होता है और हम उस समय लगे रहते हैं तो बार बार समस्या खड़ी हो जाती है और हमारा वो अधूरा बिल इधर उधर हो जाता है तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। गलत प्रक्रिया से करते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं तो वो फिर बाद में ऑब्जेक्शन में आ जाता है। समय से पहले करते हैं तो वो जो बिल है हमारा अपडेट नहीं हो पाता या अटक जाता है बीच में कि ये हमारे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो ये जो पे मैनेजर प्रणाली का कारण है वो अधिकतर ये होता है कि आपके बिल बनाने के समय और बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करते समय तक
इनके बीच में आने वाली समस्याएं हैं और इनमें अगर कोई गलती रहती है तो बिल ऑब्जेक्शन में भी आ सकता है। इसके अलावा अन्य कारण देखिए कि जब आप फाइल अपलोड करते हैं किसी बिल के साथ में, तो गलत फाइल अपलोड हो जाती है तो वो ऑब्जेक्शन में आएगा। अगर अधूरी फाइल पूरे डॉक्यूमेंट नहीं जाते हैं तो ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। अगर बड़ी फाइल जाती है तो ऑब्जेक्शन में आ जाता है, क्योंकि ट्रेजरी में ज़्यादा बड़ी फाइल को जब वो डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड होने में ज़्यादा समय लेती है और उनके सर्वर की समस्या की वजह से वो उसको वापस रिवर्ट में डाल देते हैं। अधिक अधिक समस्या आती है तो खुलती नहीं है, फिर वो फाइल अस्पष्ट होती है तो उनके समझ में नहीं आती, गलत फॉर्मेट में होती है तो वो समझ में नहीं आती, और इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है। तो इन वजह से जो अपलोड फाइलें हैं उनकी ये समस्या होने की वजह से भी बिल रिवर्ट में उसमें ऑब्जेक्शन में डाला जा सकता है। अगला कारण है कि 24 घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं तो कवरिंग लेटर लगाना पड़ता है। हालांकि नियमावली में आप 72 घंटे देखोगे, लेकिन कारण क्या होता है कि अगर आप 72 घंटे आप ही खर्च कर लोगे तो फिर ट्रेजरी वाले क्या करेंगे? 24 घंटे में वो इसलिए देते हैं कि 24 घंटे तक आप उनको भेज दो और वो अगले 24 घंटे में उसको कंप्लीट करके अपने सिस्टम पर ले लें, ताकि वो 72 घंटे के बाद वो वापस कवरिंग लेटर की समस्या में नहीं आ जाए। इसलिए तो आपको 72 घंटे नहीं मिलते, 48 घंटे मिलते हैं। अगर 48 घंटे से ऊपर हो जाता है तो आपको उसके साथ कवरिंग लेटर लगाना है, नहीं तो आप सीधा भेज सकते हैं। इसके बाद अगला है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके ऑब्जेक्शन लगा, ऑब्जेक्शन लगने के बाद आपने उसको ऑब्जेक्शन को रिवर्ट करवा कर उसका जो बिल को रिवर्ट कर लिया, साइन डिलीट कर लिए और बिल सुधार भी लिया, फिर डॉक्यूमेंट्स वापस अपलोड कर दिए, डीडीओ फॉरवर्ड भी कर दिया, साइन कर लिया, अपने ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, आपका बिल ऑब्जेक्शन में ही पड़ा है अभी तक भी, और उस पर टोकन नंबर जारी नहीं हुए। आप फिर सोचते हो कि मेरा बिल वापस ऑब्जेक्शन में आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। जब पहली बार ऑब्जेक्शन आता है और आप उसको क्लियर कर देते हो और दोबारा उसको फॉरवर्ड करते हो, तो होता क्या है कि ऑब्जेक्शन बिल जब वहाँ दोबारा वापस जाते हैं तो उनके सिस्टम पर, जो ट्रेजरी है उनके सिस्टम पर जल्दी शो नहीं होते हैं। कभी कभी तो 10-15 दिन लग जाते हैं शो होने में। तो आप परेशान होते हो और फिर ये दिमाग में आता है कि मेरा बिल ऑब्जेक्शन में पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका बिल का ऑब्जेक्शन तो हट गया अगर आपने पूरा काम सही कर दिया। तो ऐसे समय में आपका जो सेम ऑब्जेक्शन दिखाई दे रहा है, उसका सबसे बढ़िया उपाय है कि आप ट्रेजरी में संपर्क करें, फ़ोन करें और उनको अपने बिल का जो रेफरेंस नंबर है, बिल नंबर है या ग्रॉस अमाउंट है और जिस दिन बना बिल और किस हेड का बिल है, वो उसकी जानकारी देकर उस बिल को बता दें कि मैंने इस दिन को इस तारीख को भेजा था और उसको जो ऑब्जेक्शन है वो क्लियर कर दिया है, आप उसको टोकन नंबर डाल दें। क्योंकि उनके वहाँ शो नहीं होता है तो वो टोकन नंबर नहीं डालते हैं और आप परेशान होते रहते हो। तो महत्वपूर्ण समस्या ये भी होती है कि कभी कभी ऑब्जेक्शन नहीं होते हुए भी परेशान होते हैं भ्रम की वजह से, और कभी कभी ऑब्जेक्शन सही हो जाता है उसके बाद भी परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप तीनों ही परिस्थिति में, कि वहाँ टोकन नंबर डला हुआ है तो समझ लें कि ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर ऑब्जेक्शन डला हुआ है तो उसको तुरंत क्लियर करें और जो भी समस्या है उसको सुधार करके वापस पूरी प्रक्रिया अपनाकर भेज दें, और भेजने के बाद रेफरेंस नंबर से उनको नोट करा दें कि मैंने बिल भेज दिया, आप उस पर टोकन डालकर उसको क्लियर कर दें। नहीं तो वो उनको शो नहीं होगा और वो उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे और आप बैठे रहेंगे मेनली। तो ये समस्या जो ऑब्जेक्शन की आती है वो बहुत सारी आती है और बहुत सारे साथी परेशान होते रहते हैं, ग्रुप में भी इधर उधर प्रश्न करते रहते हैं। हालांकि समाधान होता है लेकिन समझ में आता नहीं बहुत सारी चीज़ें, और वो बार बार ट्रेजरी वालों को परेशान करते हैं। तो बिल बनाने से पहले ही इन चीज़ों को संशोधित कर ले, सुधार ले, ताकि ये समस्या आए ही नहीं। और बिल्कुल सावधानी से बिल बनाएं, दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी, आराम से बिल बनाएं, जल्दबाजी नहीं करें किसी चीज़ का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। और बहुत सारे साथी वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट बहुत कम करते हैं और लाइक और शेयर तो करते ही नहीं है। तो साथियों से अनुरोध है कि इन चीज़ों पर भी ध्यान दें ताकि और अच्छे वीडियो बनाएं। यदि आपका जो सपोर्ट नहीं मिलता है तो ऐसी चीज़ें बनाने का मन कम से कम करता है। तो बने रहिए और चैनल को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।
शुभ रात्रि।